नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पार आपके बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, एग्ज़ाम पार आपके बार यानी कि विनोद आर्यस एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। आज हम पटवारी के परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम पटवारी परीक्षा के लिए पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं। काफ़ी विस्तृत मॉडल पेपर लेके आएंगे, काफ़ी विस्तार में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि आप हमारे पूरे वीडियो के दरमियान बने रहें, वीडियोस पूरा देखें। आपको अवश्य और अवश्य फ़ायदा होगा। राजस्थान के किसी भी परीक्षा के लिए आप देने जा रहे हैं तो ये पेपर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी व्यक्ति आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक काफ़ी फ़ायदेमंद पेपर साबित होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। हम इस मॉडल पेपर को, पहला मॉडल पेपर है हमारा आज का, और आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपका स्नेह हमारे ऊपर बना के रखें, ये आपसे अपेक्षा है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा की। सबसे पहले बात करें हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कुल मिला के 8 राज्यों में होके गुजरती है हमारे देश के कर्क रेखा। सबसे पहले नाम आता है गुजरात का। कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में कि उत्तरी अक्षांश होता है 23.5 डिग्री। कर्क रेखा जो है हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। ये 6 राज्य तो हैं मेन भारत के अंदर। इसके बाद में फिर बांग्लादेश आ जाता है और बांग्लादेश के बाद में भारत के 2 राज्य आते हैं। वो 2 राज्य हैं त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है इन 8 राज्यों से होकर। अब हम बात करें इसके क्वेश्चन पे की तरफ आते हैं। जबलपुर, जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में आता है। उज्जैन, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर आता है। अहमदाबाद जो है गुजरात का हिस्सा है। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर आता है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश में आती है। हमसे पूछा गया है कि कर्क रेखा के सबसे समीप शहर कौन सा है। अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अब हमें अगर इनके अक्षांश के बारे में पता होगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इसका इजीली दे सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सा शहर कितने अक्षांश से गुजरता है। तो दोस्तों, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो है 25.18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है।
वाराणसी की जो लोकेशन है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अहमदाबाद की 23 डिग्री 02 मिनट जो है इसकी वो है लोकेशन। अहमदाबाद की 23 डिग्री 02 मिनट इसकी लोकेशन है। इसके बाद में जबलपुर की बात करें तो जबलपुर जो है 23 डिग्री 11 मिनट है इसकी लोकेशन जो है। 23 डिग्री 11 मिनट इसकी लोकेशन है। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन की लोकेशन आती है उज्जैन की लोकेशन क्या है? तेईस डिग्री 09 मिनट उज्जैन की लोकेशन है 23 डिग्री 09 मिनट। अब दोस्तों हम 23.5 डिग्री हमारी उत्तरी अक्षांश ये रेखा है, ये जो है हमारा कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर है। तो इसके सबसे समीप कौन सी है? तो सबसे समीप पड़ेगा इसमें जबलपुर जो है इसके सबसे नजदीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी पिछली स्लाइड का जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वो जबलपुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं लगती हैं? तो भूटान राष्ट्र से किस किस राज्य की सीमा लगती है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भूटान से सीमा किस किस राज्य की लगती है। तो दोस्तों देखो, भूटान से सीमा लगती है आसाम की, भूटान से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल की सीमा लगती है भूटान से। भूटान से सीमा लगती है पश्चिमी बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है। इसके अलावा सिक्किम की सीमा भी भूटान देश से लगती है। भारत के ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन ये मेघालय जो है, मेघालय इसका सही उत्तर है, क्योंकि मेघालय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है मेघालय। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा बांग्लादेश। ये जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का मेघालय। अब हम आगे इधर आते हैं वापस आसाम की तरफ कि आसाम कितनी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ में, सॉरी भूटान के साथ में, और सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य भी यही है, आसाम सर्वाधिक सीमा बनाता है। जबकि सबसे कम सीमा जो बनाता है वो सबसे कम सीमा ये बनाता है सिक्किम। आइए देखते हैं कि आसाम कितनी सीमा बनाता है, सिक्किम कितनी सीमा बनाता है। इन सब की सीमाओं के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आसाम जो है 267 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 267 किलोमीटर सीमा बनाता है आसाम। इसके बाद दूसरी बड़ी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 217 किलोमीटर बनाता है।
अरुणाचल प्रदेश जो है 2 से 17 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल 183 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 183 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और जो सबसे कम सीमा बनाता है यानी कि सिक्किम, ये मात्र 32 किलोमीटर की सीमा, 32 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये भूटान के साथ साझा करता है। इस तरह से भूटान के पड़ोसी राज्य भारत के अंदर ये हैं, ये भूटान के पड़ोसी राज्य हैं। मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल वैशाखी हवाएं चलती हैं। दोस्तों, काल वैशाखी हवाओं का मतलब होता है, ये काल वैशाखी हवाएं जो चलती हैं भारत के 2 राज्यों में चलती हैं। कौन कौन से 2 राज्य? पहला राज्य आसाम और दूसरा राज्य है पश्चिमी बंगाल। क्या होती हैं काल वैशाखी हवाएं? इन 2 राज्यों में चलती हैं। काल वैशाखी का मतलब है कि वैशाख के माह में, वैशाख माह के अंदर, वैशाख के महीने में शाम की टाइम, शाम के समय पे चलने वाली भीषण हवाएं, चलने वाली तेज हवाएं, काफी तेज हवाएं चलती हैं शाम के टाइम पर वैशाख के महीने में, जिन्हें, जो कि वहां पर होने वाली फसल यानी कि चाय के बागानों में, चाय आसाम और पश्चिम बंगाल में चाय काफी होती है, चाय के बागानों में, जूट की फसल में काफी नुकसानदेह होती है। जूट में और चाय की खेती में काफी नुकसानदेह होती हैं, इसलिए इन हवाओं को काल वैशाखी हवाएं कहती हैं। ये शाम के टाइम चलती हैं, ये काल वैशाखी कहलाती हैं। यानी कि आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगह पे शाम के टाइम चलने वाली विशेष हवाएं, शाम के टाइम काफी तेज हवाएं चलती हैं, जिससे कि वहां की फसलों को नुकसान होता है इन फसलों की वजह से, इसकी वजह से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा। बिहार के अंदर ये हवाएं नहीं चलती हैं, बिहार इसका सही उत्तर नहीं। आइए बात करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, आइए इनको हमें सुमेलित करना है। देखते हैं। पहला है कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, बिल्कुल सही है, यही कथन एज इट इज सही है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी कथन सही है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये भी कथन हमारा सही है। अगला, मुंबई, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, ये भी सही है, ये कथन भी सही है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं, ये कथन भी हमारा सत्य है, ये कथन भी बिल्कुल सही है कि भारत को, यानी कि ये जो कथन दिए हुए हैं इसमें, ये सारे के सारे कथन सही सुमेलित हैं और ये सभी कथन सही हैं, सभी कथन सही है। इनको आप एज इट इज याद कर लें। कानपुर, मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर सूती उत्पादन का एक स्थान है। मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर की बात करें, मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर जो है ये पड़ता है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है जहां के सूती उद्योगों का काफी काम होता है,
इसलिए इसे मैनचेस्टर की उपाधि देते हैं। जहां सूती वस्त्र उद्योगों का ज्यादा काम होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है, और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं भारत के। इसके अलावा एक शब्द और आता है इसके अंदर, बोस्टन। ये बोस्टन क्या है? बोस्टन दोस्तों यूएसए का एक शहर है जहां सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का काम होता है। तो ये बोस्टन है, बोस्टन यूएसए में पड़ता है, जबकि मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में पड़ता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 इस मॉडल पेपर का देखते हैं हम। आइए पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम कि मुख्य हिमालय। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला कथन है, एक कथन, मुख्य हिमालय परतदार चट्टान है और जीवाश्म रहित है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं कि हिमालय जो है टेथिस सागर का अवशेष है। ये हम कहते हैं कि टेथिस सागर, पहले इस जगह पर टेथिस सागर हुआ करता था। यहां पर टेथिस सागर था पहले, टेथिस सागर का अवशेष था हिमालय जो है। तो जब टेथिस सागर था, समुद्र था, तो समुद्र के अंदर समुद्री जीव जंतु भी पाए जाते हैं और उन समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म भी मिलेंगे। तो ये कथन सही है। इसमें समुद्र के अंदर जीव जंतु भी रहते हैं और जीवाश्म भी हमें इसके अंदर पाए जाएंगे, जीवाश्म भी मिलते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा व्यवधान आ गया। हाँ जी, हाँ हम यहाँ थे। तो देखिए टेथिस सागर की हम बात कर रहे थे। टेथिस सागर जो है, टेथिस सागर के अंदर समुद्री जीव जंतु होते हैं। समुद्री जीव जंतु होंगे तो यहाँ पे जीवाश्म भी मिलेंगे। अतः जो पहला ऑप्शन है हमारा, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन की बात करते हैं कि लघु हिमालय के प्रधान चट्टानें समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। बिल्कुल ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट जो है ये सही हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं हम कि माहिया हिमालय, ये माहिया हिमालय नहीं, लघु हिमालय दोस्तों। इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है माहिया हिमालय, ये माहिया नहीं है यहाँ पे, ये इसकी जगह पे लघु शब्द आएगा। लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मानव सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ पर मानव कंदराओं में जो है निवास करता था। कंदराओं के कई सारे अवशेष उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में मिले। पुरातात्विक विभाग ने ये खोज की है और मानव सभ्यता के अवशेष जो है हिमालय से मिले हैं। तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो वो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों ही कथन इसके लिए सही होंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर का, निम्न नदियों में से कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है? तो दोस्तों आंसर तो इसका हो जाता है कोसी नदी।
इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कोसी नदी हो जाएगा। ये कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। ये नदी, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं इस नदी को। बिहार का शोक कहलाती है ये नदी। रीजन कि ये नदी अपना रोज मार्ग, हर रोज से मतलब हर साल मार्ग परिवर्तन कर देती है, और मार्ग परिवर्तन कर देने के कारण भूमि का अत्यधिक कटाव होता है और फसलों की बर्बादी होती है। उस जगह पर बहुत ज्यादा आर्थिक और जनजीवन को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये उत्तर हो गया हमारा, यानी कि इसका सही उत्तर तो हो गया कोसी नदी। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दें? नहीं जी, यहां नहीं छोड़ेंगे हम क्वेश्चन को, आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन को। कैसे आगे लेके चलेंगे अब वो बताते हैं। देखिए, यहां हम बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी की। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है गंगोत्री से। गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री से उद्गम होता है गंगा नदी का। ये जो है अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, इन दो नदियों के संगम होने पर दो नदियां आती हैं ऊपर से, हिमालय से उतर के आती है। इधर से अलकनंदा आती है, इधर से जो है भागीरथी आती है, और ये दोनों जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान पर उस स्थान से आगे इस नदी का नाम गंगा नदी कहलाता है। उस स्थान से आगे इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। और ये जो है हरिद्वार से जो है जमीन पर आती है। इससे पहले जो हिमालय पर्वत पर बहती है, और जो धरातल पे आती है, मैदान में आती है, ये हरिद्वार नाम के स्थान से आती है गंगा नदी। इसके बाद अगली नदी कौन सी है जी? अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहां पे होता है? तो हम गोमती नदी के बारे में बात करें एक मिनट, ये कुछ व्यवधान आ रहा है हमारे इसमें, आज फिर स्लाइड चेंज हो गई। चलो इसके बारे में बताएंगे। इससे पहले अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध दरबारी कवि एवं विद्वान को उनके संरक्षकों से मिलान कीजिए और उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कवियों की और विद्वानों की। एक तरफ जो है विद्वान दे रखे हैं, और दूसरी तरफ जो है मिलान करने के लिए उनके शासक दे रखे हैं। उनके वो किसके शासक, किसके राज दरबारी कवि थे, इसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयदेव की। जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इसके अलावा ये ब्लड नहीं है दोस्तों, ये बिल्लड़ है, बिल्लड़।
इसको सही कर ले। ये जो है बिल्लड़ है, ब्लड नहीं है, इसकी जगह बिल्लड़ है, बिल्लड़। ये जो बिल्लड़ थे ये किसके दरबारी कवि थे? तो बिल्लड़ थे विक्रमादित्य चतुर्थ के, विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबारी कवि थे बिल्लड़। अमर सिंह, अमर सिंह किसके दरबारी कवि थे? अमर सिंह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे अमर सिंह। और बागपति राजा, ये बागपति राजा नहीं बागपति राजा है, ये बागपति राजा है। ये जो है बागपति राजा, ऐसे है। बागपति राजा जो है ये कनिष्क के दरबारी। विक्रमादित्य की बात करते हैं तो विक्रमादित्य का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल काफी लंबे समय तक रहा था। इनका शासनकाल 1076 ईस्वी से लेकर 1126 ईस्वी तक रहा था। इनका शासनकाल 1076 से 1126 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। लक्ष्मण सेन की बात करें, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो लक्ष्मण सेन का शासनकाल जो है 1179 से लेकर 1179 से लेकर 1206 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। कनिष्क, कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक था? तो कनिष्क का शासनकाल जो है 78 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व तक था। ईस्वी से भी पहले, यानी कि 78 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। इसके बाद चंद्रगुप्त के कार्यकाल की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल जो कौन सा था? तो इसका कार्यकाल था 375 से लेकर 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इसका कार्यकाल। जयदेव का प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद था। इसी प्रकार अमर सिंह का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो अमर कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कितने सदस्य थे? दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उन प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावा और कितने सदस्य थे? यानी कि इनके अलावा बात करें तो 6 सदस्य और थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 सदस्य, यानी कि कुल मिलाकर 1 + 6 = 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर। प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जो कि भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे। कौन कौन थे वो 6 सदस्य? तो पहले थे एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी जो है पहले सदस्य थे। दूसरे की बात करें, दूसरे कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी
अय्यर, अल्लादी, कृष्णा स्वामी, अय्यर। इनके नाम के पीछे भी अय्यर लगा था। तीसरे सदस्य थे कन्हैयालाल मुंशी, तीसरे सदस्य कन्हैयालाल मुंशी थे। चौथे सदस्य की बात करें तो चौथे सदस्य कौन थे? मोहम्मद सादुल्लाह, तीसरे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवें सदस्य BL मित्र, और छठवें सदस्य के तौर पर जो व्यक्ति शामिल हुए थे वो थे एन माधवा राव, एन माधवा राव। ये 6 सदस्य और थे कमेटी के अंदर। लेकिन जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो लगभग 3 वर्ष चला था। 2 वर्ष 11 माह 14 दिन के लिए चला था, 14 दिन चला था। इस दौरान 2 सदस्य इसमें से छोड़ के चले गए थे। वो 2 सदस्य कौन कौन छोड़ के चले गए थे? एक तो थे BL मित्र, ये BL मित्र थे। और एक थे एन माधवा राव। एन माधवा राव जो है ये चले गए थे छोड़ के। छोड़ के कैसे चले गए थे? एक की तो मृत्यु हो गई थी, एन माधवा राव की तो मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर इनके स्थान पर जो आए थे वो टी कृष्णाचार्य आए थे। टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी सॉरी, ये इनके स्थान पर आए थे। और इनके स्थान पर जो है मित्र के स्थान पर जो आए थे वो आए थे DP खेतान। इनके स्थान पर आए थे DP खेतान। DP खेतान इनके स्थान पर आए थे। तो ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे। एक तो भीमराव अंबेडकर थे, इसके अलावा 6 सदस्य और थे। इन 6 सदस्यों में से एक छोड़ के चले गए थे और माधवाचार्य की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के उपरांत इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी आए थे। और BL मित्र जब छोड़ के चले गए थे तो इनके स्थान पर जो है DP खेतानी ने जगह ली थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष को घर की चिड़िया एवं अन्य सामान्य पक्षियों को शहरी वातावरण में उनकी मौजूदगी तथा उनकी जनसंख्या से संबंधित खतरे की जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता करना है। विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग कि कब मनाया जाता है विश्व चिड़िया दिवस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा
क्वेश्चन का आंसर है 20 मार्च को। 20 मार्च को जो है चिड़िया दिवस मनाया जाता है। विश्व चिड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। जबकि 24 मार्च की बात करें, यहां इस दिन टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस, टीबी एक बीमारी होती है, टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। पच्चीस मार्च की बात करें, 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो कि कानपुर से एक अखबार निकालते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से इनका अखबार निकलता था, अखबार का नाम था प्रताप। ये प्रताप अखबार के प्रमुख संपादक थे, जिन्होंने कि राजस्थान के बिजौलिया किसान आंदोलन को काफी बढ़ाया था। राजस्थान में चलने वाले बिजौलिया किसान आंदोलन को पूरा देशव्यापी बनाने में सहयोग दिया था। विजय सिंह पथिक के मित्र थे। विजय सिंह पथिक के कहने पे इन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन को अपने अखबार में छापा था। तो ये वही गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जिनका बलिदान दिवस मनाया जाता है उस दिन। क्या मनाया जाता है? बलिदान दिवस। बलिदान दिवस मनाते हैं 25 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस मनाते हैं 25 मार्च को। अब बात करते हैं 27 मार्च को क्या आता है। तो दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस या थिएटर दिवस जो है वो मनाते हैं 27 मार्च को। रंगमंच दिवस या जिसे थिएटर दिवस भी कह सकते हैं, वो 27 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि 20 मार्च को चिड़िया दिवस मनाया जाता है, विश्व चिड़िया दिवस। घरेलू चिड़िया जिसे कहते हैं अपन, गौरैया, उसके लिए दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 24 मार्च को टीवी डे है। 25 मार्च को गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि प्रताप समाचार के संपादक थे, उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है 25 मार्च को। और 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य में सीटों के आवंटन के साथ में। दूसरा ऑप्शन है संघ, राज्य और संवर्ती सूची के साथ में। तीसरा ऑप्शन है भाषाओं के साथ में। और चौथा है दल बदल के साथ में। तो हमारे भारत के अंदर कुल मिला के 8 अनुसूची हैं। 8 अनुसूची थी मूल संविधान के अंदर, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, तो ये कुल मिला के 12 अनुसूची हो गई। इन 12 अनुसूचियों में से हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 8वीं अनुसूची क्या है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, हमें ये क्वेश्चन के अंदर आंसर देना है। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची जो है हमारी भाषाओं से संबंधित है। हम 8वीं अनुसूची की बात करें यहां पर कि 8वीं अनुसूची जो है हमारी, ये भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान के अंदर, जिनको मान्यता मिली हुई है। 22 भाषाएं हैं वर्तमान के अंदर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, भाषाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ अनुसूचियों को देखें, तो पहली अनुसूची जो है संघ और राज्य से संबंधित है। संघ और राज्य के क्षेत्रों से संबंधित है।
दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। मान्यवरों का वेतन आता है इसके अंदर। मान्यवरों से मतलब जो भी प्रमुख आदमी हैं, प्रमुख अधिकारी हैं, उनके वेतन के बारे में आता है, वेतन के बारे में बताती है दूसरी अनुसूची जो है। तीसरी अनुसूची प्रथम राज्य संघ है, द्वितीय का वेतनमान। तीजी शपथ है मान्यवर। तीजी शपथ से संबंधित है, इसमें शपथ के प्रारूप दिए हुए हैं। मान्यवरों के द्वारा, राज्यसभा सांसदों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है शपथों का वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखें, वेतन के अंदर जो है उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा नहीं आती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके कि उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में ये नहीं बताता है। वेतन में प्रारूप दिए हुए हैं, वेतन सबके वेतनों के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रपति के वेतन के बारे में दिया हुआ है, राज्यसभा लोकसभा अध्यक्षों के वेतन के बारे में दिया हुआ है, महालेखापाल के वेतन के बारे में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में दिया हुआ है। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। ये दूसरा जो संविधान की अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में इस तरह से कुछ नहीं आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भाषाओं के साथ है। ये 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाएं मूलतः जो है 14 भाषाएं थी मूल संविधान के अंदर, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं इसमें आती हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान जो प्रणाली है वो कौन कौन से देश से, किस किस देश से ली गई है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन से ली गई है हमारी संविधान के अंदर भारतीय संसदीय प्रणाली जो ली गई है, किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के अनुसार हमारे देश का संविधान संवैधानिक नाम है। संविधान के अनुसार हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? यानी कि संविधान के अंदर हमारे देश का नाम क्या है? संविधान में क्या लिखा हुआ है हमारे देश का नाम? जब संविधान बनाने वालों के द्वारा जब संविधान बनाया गया था तो उसमें हमारे देश का नाम क्या लिखा था? हमारे देश का नाम लिखा था उन्होंने भारत, बीच में शब्द लिखा था एक अर्थात, भारत अर्थात इंडिया। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है हमारे देश का नाम। यानी कि संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है। अतः ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं हम, तो संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया। अगला प्रश्न, पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पर है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। पंचमणि जो है मध्य प्रदेश के अंदर। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये पंचमणि जो है एक जैव संरक्षित क्षेत्र है और इसे 1999 के अंदर जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। पंचमणि एक जैव संरक्षण का क्षेत्र है, जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर। इसे 1999 में जैव संरक्षण क्षेत्र में घोषित किया गया था।
तथा 2009 के अंदर यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज, इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर और बायोस्फीयर की सूची के अंदर से शामिल किया था, यानी कि जैव विविधता संरक्षण वाले क्षेत्रों में इसको यूनेस्को के द्वारा 2009 के अंदर सम्मिलित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आकर जलवायु का अनुभव होता है? जलवायु का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कहां पर, आकर नहीं है दोस्तों, ये जो है ये शब्द लिखा है आकर, ये आकर गलत शब्द है। इसकी जगह पे आएगा आर्द्र। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु कहां पर महसूस होती है? हमें किस शहर के अंदर आर्द्र जलवायु हमें अंतर मालूम होता है? तो आर्द्र जलवायु कहां कहां पाई जाती है? सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु की बात करते हैं तो हमारे बरसात से आर्द्र जलवायु का मौसम होता है कि किस शहर के अंदर कितनी बरसात होती है। जिस शहर में 1000 मिलीमीटर से अधिक बरसात, वार्षिक बरसात होती है, वो जगह जो है आर्द्र जलवायु के अंदर आते हैं। आर्द्र जलवायु में कौन से स्थान आते हैं? जहां पर 1000 मिलीमीटर से अधिक, 1000 mm से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, उसे आर्द्र जलवायु के अंदर शामिल करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की, कि अहमदाबाद के अंदर किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो अहमदाबाद में दोस्तों 800 mm बरसात होती है वार्षिक। वार्षिक बरसात का औसत जो है वो 800 mm है। इसके अलावा लुधियाना में 730 mm बरसात होती है। लुधियाना पंजाब में पड़ता है, यहां पर 730 mm बरसात होती है। जबकि कोचीन में कितनी बरसात होती है? कोचीन एक समुद्र के किनारे वाला स्थान है और यहां पर भारी बारिश होती है। कोचीन के अंदर यहां पर लगभग 3228 mm बारिश होती है वार्षिक। जबकि तेजपुर बिहार के अंदर आता है, और तेजपुर में जो बारिश होती है वो बारिश होती है लगभग 1600 mm। तेजपुर बिहार में आता है, बिहार का क्षेत्र है। वो पिक्चर देखी होगी आपने गंगा जल, अजय देवगन की, वही तेजपुर है ये। उसमें भी तेजपुर को दिखाया गया है। तो यानी कि ये हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों जो है सही है। ये आर्द्र जलवायु के अंदर आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि 1000 से अधिक उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी और डी इसका सही उत्तर है। तो बी और डी किसमें है? केवल बी और डी, चौथे नंबर का ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। 1000 mm से ज्यादा बरसात होने पर वो जगह जो है आर्द्र जलवायु के अंदर आते हैं। आर्द्र जलवायु में वो स्थान आता है 1000 mm से अधिक होने पर। ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं हुआ था? तो दोस्तों ये दल बताने हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय पे जो शामिल हुए थे दल, कौन कौन से दल शामिल हुए थे, कौन कौन सा दल शामिल नहीं हुआ था, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग। तीसरा साम्यवादी दल, जिसे कम्युनिस्ट भी कहते हैं। और चौथा हिंदू महासभा। संविधान बनाते समय इनमें से कौन शामिल हुआ था, कौन शामिल नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू महासभा। हिंदू महासभा से कोई भी सदस्य जो है संविधान के निर्माण में शामिल
नहीं हुआ था, जबकि कांग्रेस शामिल हुई थी, मुस्लिम लीग शामिल हुई थी और इसमें साम्यवादी दल के व्यक्ति भी, साम्यवादी दल का भी एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति इसके अंदर शामिल हुआ था साम्यवादी दल का। लेकिन चाहे एक हो या 100 हो, भाग तो इन्होंने लिया ही था। इसके अलावा इनकी बात करते हैं अपन, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य शामिल हुए थे इसमें, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य शामिल हुए थे वो शामिल हुए थे 208 सदस्य, 208 सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य शामिल हुए थे, जबकि साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट भी कहते हैं इसको, इसका एक सदस्य शामिल हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिंदू महासभा, इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? तो दोस्तों ये था 1909 अधिनियम। 1909 के तहत जो है ये लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1909। 1909 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उन्नीस सौ नौ में क्या हुआ था? 1909 में भारत के अंदर जो वायसराय थे वो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। देखो, लॉर्ड मिंटो जो है हमारे यहां पर वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। इन्होंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया, और नया फॉर्मूला क्या तैयार किया? इन्होंने जो है जाति के आधार पर हिंदुओं के लिए अलग चुनाव और मुसलमानों के लिए अलग चुनाव का इन्होंने प्रावधान किया। तो हिंदू और मुसलमान क्योंकि सांप्रदायिक दृष्टि से अलग अलग हो गए, इसलिए इनको जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं। इनकी दिमाग की उपज थी कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, इन दोनों को, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, इनको अलग किया जाए। और सांप्रदायिकता का जनक जो है लॉर्ड मिंटो माना जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम के अंदर कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो दोस्तों ये किताबें लिखी हुई हैं कि कौन सी किताब, एक तरफ राइटर हैं और दूसरी तरफ किताब है, कि किस राइटर के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है ये हमें बताना है। तो दोस्तों महात्मा गांधी की किताब का बात करते हैं हम सबसे पहले। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई किताब है हिंद स्वराज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। और मौलाना आजाद ने कौन सी लिखी है? मौलाना आजाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना आजाद की लिखी हुई पुस्तक है। और राम मनोहर लोहिया के लिए बचती है, राम मनोहर लोहिया के लिए जो पुस्तक बची वो है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये बुक्स हैं, हमें बुक्स याद रखनी है। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा
द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिवाइडेड इंडिया लिखी थी, जबकि मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, प्रश्न हमारा अब ये है, बताइए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां इस प्रश्न का सही उत्तर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है, फतेहपुर सीकरी की दरगाह और वहां पर महलों का निर्माण करवाया था। शेर शाह की बात करें, शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। इसने जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, इसका निर्माण कराया था। जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया था। अकबर का मकबरा आगरा के अंदर है। इस अकबर के मकबरा को गोकुला जाट ने लूट लिया था। गोकुला जाट के द्वारा लूटा गया था ये अकबर का मकबरा जो है, क्योंकि ये जाटों ने विद्रोह किया हुआ था मुगलों के खिलाफ। तो गोकुला जाट ने इसके जो मकबरा था, उस मकबरे को तोड़ के अकबर की अस्थियों को निकाल के उनको जला दिया था, उनमें आग लगा दी थी। अकबर के गोकुला जाट के द्वारा ये लूटा गया था अकबर का मकबरा, जहांगीर ने जिसको बनवाया था। और शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली का लाल किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी इमारतें, पर ये प्रमुख इमारतें हैं जिनके बारे में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, ये सातवाहन वंश का शासक था। गौतमी, एक सेकेंड, हाँ, गौतमी जो था, गौतमी वाला जो है, ये सातवाहन, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। सही उत्तर सातवाहन वंश का था। ये सातवाहन वंश का एक प्रतापी शासक था। सातकर्णी जो है एक प्रतापी शासक था, और जहां तक मुझे याद है ये 23वें नंबर का शासक था। 23वें नंबर का शासक था इस सातकर्णी वंश के अंदर। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था शिमुख। शिमुख जो है इस वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था, जिसने के सुशर्मा को 60 ईस्वी में, सन 60 के अंदर, 60 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, सॉरी, 60 ईसा पूर्व में परास्त करके, सुशर्मा को 60 ईसा पूर्व में परास्त करके अपने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। सातवाहन वंश के नींव रखने वाले शिमुख थे, और इन्हीं के 23वें वंशज सातकर्णी थे, जो कि एक समस्त सातवाहनों में प्रतापी शासक हुए थे। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। दूध से आता है श्वेत क्रांति का संबंध, यानी कि दुग्धोत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। वर्गीज कुरियन इसके जन्मदाता थे भारत के अंदर,
और सबसे पहली श्वेत क्रांति के अंदर डेयरी खुली थी, वो अमूल डेयरी खुली थी। अमूल डेयरी जो कि आनंद के अंदर है। आनंद कहां है? गुजरात के अंदर। आनंद गुजरात के अंदर सबसे पहली डेयरी खुली थी, इसके अंदर श्वेत क्रांति के अधीन जो है। इसके बाद बात करें मत्स्य से संबंधित। मत्स्य के लिए एक नीली क्रांति चली थी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति का आयोजन किया गया था। और गेहूं उत्पादन के लिए हरित क्रांति से संबंध है। गेहूं का खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चली थी। हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। और बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो बाढ़ नियंत्रण के लिए एक नदी जोड़ो परियोजना चलाई थी। नदी जोड़ने के लिए, नदी जोड़ने की एक स्कीम थी, उसका नाम था अमृत क्रांति। नदी जोड़ने के लिए अमृत क्रांति लाए थे। अमृत क्रांति इसका नाम रखा था, जो कि नदी जोड़ने से संबंधित है। नदियों के पानी को, जल को आपस में जोड़ा जाए, जिससे कि जिस नदी में अधिक पानी आएगा वो दूसरी नदी के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा और नदियों में आपस में पूरे वर्ष भर पानी बना रहेगा। इससे संबंधित जो है ये अमृत क्रांति आई थी। नदी जोड़, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित नदी क्रांति है। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है झूम कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि अभी भी कहां पर प्रचलित है? तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि जो है पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर अभी भी प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि, इसको झूम कृषि भी कहते हैं या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न यानी कि काटो और जलाओ। काटो और जलाओ से संबंधित जो कृषि थी हमारी, ये एक स्थानांतरित कृषि है। एक साल यहाँ पे, एक साल किसी एक स्थान पे की जाती है, दूसरी साल दूसरे स्थान पर, तीसरी साल तीसरे स्थान पर। इस तरह से ये कृषियां की जाती हैं। यानी कि आज जंगल को साफ करके, जंगल को काट के या जंगल को जला के, विधि कोई भी हो सकती है। जंगल को काटने की विधि भी हो सकती है या जंगल को जलाने की विधि भी हो सकती है। जंगल को काट के या जला के उस जगह पर कृषि की जाती है। कृषि करने के बाद एक साल उस जगह पर कृषि करते हैं। कृषि करने के बाद दोबारा उस जगह कृषि नहीं करते हैं। फिर दूसरे स्थान पर उस जंगल को काट के साफ किया जाता है और दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है। इस तरह से ये झूम कृषि होती है। ये मोस्टली पहाड़ी इलाकों में होती है। जहां भी पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, और यहाँ पर काफी कम कृषि होती है, कम पैदावार होती है इस जगह पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी जगहों पर यानी कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, तीनों ही स्थानों पर जो है झूम कृषि आज भी की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चट्टानों से बने बगीचे और अजंता की गुफाओं के चित्र शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे। तो कौन से शासकों के संरक्षण के तहत जो है ये निर्मित किए गए थे? तो इसका उत्तर है वाकाटक। वाकाटक शासकों के संरक्षण में जो है चट्टानों को काट के बगीचे बनाए थे। इनकी चट्टानों के अंदर बगीचे नुमा आकृतियां दी गई थी और अजंता की गुफाओं पर चित्रण भी जो है वाकाटक शासकों के द्वारा कराए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक। इसके अलावा वाकाटकों ने, वाकाटक जो है ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कहते थे अपने आप को, वाकाटक ब्राह्मण थे, जिनका मूल नाम जो है
मूल स्थान, सॉरी, जिनका मूल स्थान बरार था। बरार यानी कि विदर्भ, वर्तमान में बरार को विदर्भ कहते हैं। बरार इनका मूल स्थान था। और वाकाटक वंश की स्थापना जो है विंध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में की थी। वाकाटक वंश की स्थापना जो है विंध्य शक्ति के द्वारा 255 ईस्वी में की गई थी। प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की थी और अजंता के 16वें और 17वें व 19वें चैत्यों का निर्माण जो है वाकाटक युग में हुआ था। अजंता के 16वें, 17वें और 19वें गुहा चैत्यों का, गुहा चित्रों का जो है निर्माण जो है वाकाटकों के द्वारा कराया गया था। ये याद रखें, इन्होंने जो है 16वें, 17वें और 19वें चित्रों का गुहा चित्र, 19वें गुहा चित्रों का निर्माण कराया था वाकाटकों के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब जो लिखी थी उसमें पूरा आर्थिक समीक्षा इन्होंने बताई थी, आर्थिक विश्लेषण बताया था कि भारत में किस तरह से आर्थिक गरीबी है भारत के अंदर और किस तरह से भारत को अंग्रेजों के द्वारा लूटा जा रहा है। ये दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब के अंदर लिखा था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक थी विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नाम की पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो दोस्तों, कौन से सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर के अंदर स्थित है। इनकी दरगाह है अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 ईस्वी में, ये जो है 1192 के अंदर भारत आए थे। 1192 ईस्वी में भारत आए थे और अजमेर में आके रहने लगे थे। इनकी ही दरगाह बनी हुई है अजमेर के अंदर। जो दरगाह है वो इन्हीं की दरगाह है। और इन्होंने भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। चिश्ती संप्रदाय की नींव, चिश्ती संप्रदाय की नींव इन्होंने ही डाली थी भारत के अंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गंग वंश की प्रथम राजधानी, गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी ये बताना है हमें।
गंगों की प्रथम राजधानी। तो दोस्तों गंगों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी तल्लकड़ू, मन्ने, कोलूर, उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है कोलूर। कोलूर इसका सही उत्तर है। कोलूर इनकी प्रथम राजधानी थी। इसके बाद में जो है तल्लकड़ू भी इनकी राजधानी रही थी। कोलूर इनकी प्रथम राजधानी थी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो दोस्तों ये 25 प्रश्न हमने कर लिए हैं, समय काफी हो गया है। इसके बाद में हम दोबारा से फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे अगले प्रश्नों की तरफ के लिए। तो आपने हमारा वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।